तो रात का पहर शुरू हो गया है। मामू वही सहन में, वही दरख्त के नीचे हस्ब दस्तूर तख्त पे लेटे हुए हैं। मामू ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ये सब कैसे हुआ। इतने में दरख्त पे से एक आवाज आती है। ये हस्ब दस्तूर उस एड्रेस पे पहुंचा। कहां पर? बाबा के पास। बाबा ने बोला हाँ भाई कैसे आना हुआ? ये मालूम क्या बोलता है? क्या बोलता है? आप बताओ कि मैं क्यों आया हूं, तब तो पता चले कि तुम बाबा हो। उन्होंने बोला अच्छा, इश्क का मारा है। ये उसके पैरों में गिरा। कोई पैसेंजर नहीं। अरे भाई पैसेंजर कैसे होगा, रात का टाइम हो गया है। रात का टाइम हो गया। जी हाँ। अब ये खड़े 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 इंतजार किया इन्होंने। अपनी गाड़ी में बैठे हुए आगे बैठे हैं सीट के ऊपर फ्रंट पे। अचानक इनका पिछला दरवाजा खुलता है और एकदम बंद होता है। धड़! मामू के पास एक शख्स आया है और मामू से आके कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चौथी देख भी खोल दूं। तो मामू ने उसकी तरफ देखा हैरत से और ये सोचा कि शायद ये पकवान वाला है। तो मामू ने उससे कहा कि चौथी देख खोल दूं। उसने बोला तुम नहीं समझोगे। वो बोल के अंदर गया और चौथी देख से भी खाना खुला। चौथी देख से भी किया। बोले बताइए अब मुझे क्या करना है? बोला अब जो तुझे करना है ये तेरा आखिरी काम है, इसके बाद वो होगा जो तू चाहेगा। बोला बताओ मुझे क्या करना है? बोला रात को 12 बजे कब्रिस्तान जाके मुर्दे की किसी भी जिस्म की कोई भी किस्म की हड्डी, मुर्दे की जिस्म की हड्डी चाहिए। उस घर के बीच में एक घना दरख्त है नीम का दरख्त। अहमद जरा सुनने वाली बात। उस नीम के दरख्त के नीचे वो बच्चे, कोई 2:30-3 बजे का टाइम, और ढोल बजा रहे हैं और शोर कर रहे हैं बुरी तरीके से। लेकिन चूंकि गाड़ी में तो कोई भी नहीं, ये तो इसे मालूम है। तो इसको जब हॉर्न बज रहा था हाँ, तो इसको विंड स्क्रीन पे नजर नहीं आया कि कौन है या नहीं है? कैसे नजर आता? बोनट खुला हुआ है। हाँ, जब गाड़ी का बोनट खुला हुआ होता है तो नजर नहीं आता। कैसे नजर आएगा? लेकिन सिर्फ चूंकि हॉर्न बजा तो ये ब्लास्ट हो गया कि गाड़ी, मैं तो बाहर खड़ा हूं और इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो झांक के देखे कि ये हॉर्न किसने बजा दिया है। अहमद ये डर के दूर हो गया गाड़ी से। बियाबान है, दूर तक कोई भी नहीं, अंधेरा गुप है और ये जा रहा है। हेडलाइट इसकी टनाटन चल रही है और गाड़ी ने स्पीड पकड़ी हुई है। अहमद इसे फिर सांस की आवाज आती है कि गाड़ी की पिछली सीट पे कोई सांस ले रहा है। ये अपना सेंटर वाला शीशा दोबारा सेट करता है तो क्या देखता है कि गाड़ी की पिछली सीट पे खातून बैठी हैं। तो वो बाबा उसको बता रहा है बकरे की कटी हुई गर्दन, बकरे की कटी हुई गर्दन, कब्रिस्तान की मिट्टी और स्पेशली उल्लू की आंख। इतने में क्या देखते हैं कि मामू के पास वो शख्स आया और आके कहता है कि मामू मैं कोरमा रोटी भी खोल रहा हूं। मामू ने बोला सुनो, वो बोल के और अंदर गया। मामू सोच के ये परेशान है कि कोरमा रोटी तो मैंने बोला ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। कहाँ हैं 3 दिनों से, कहाँ गायब हुए हैं? अच्छा, जो बात मुझे पूछनी है वो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप कहाँ हैं? मैं कहूँ यार, वो थोड़ी कुछ घरेलू मसरूफियात थी और फिर उसके अलावा एक दोस्त की बहन की शादी थी। अच्छी बात। तो शादी में लग गए, खैर उसकी फिर बिला वजह लग गए। मज़ा नहीं आया शादी में। क्या मतलब मज़ा नहीं आया शादी में? मतलब देखें, हम तो अच्छी शादी उसको कहते हैं इसमें खाना अच्छा हो, मुझे खाने में मज़ा नहीं आया। आप अच्छी शादी उसको कहेंगे कि जिसमें खाना मज़ेदार हो। क्या बात है, वो अच्छी शादी। वो अच्छी शादी यानी जिस शादी में खाना अगर मज़ेदार नहीं है, टेस्टी नहीं है, तो वो शादी नहीं है। लेकिन उसकी वो बात नहीं है। नहीं अहमद, एक बात मेरी याद रखना हमेशा। मैं तुम्हारे तवस्सुत से तमाम सुनने और देखने वालों को भी ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की बेटी की शादी में जाओ और वहां खाना खाओ, उस खाने को कभी बुरा मत कहना है अहमद। क्यों मालूम है? कि उस एक वक्त के खाने के पीछे उस बाप की पूरी जिंदगी लगी होती है। हाय हाय हाय, ये बात आपने बिल्कुल सही की। पत्नी वो खाना उसने पत्नी कैसे पूरा किया बेचारे। किया होगा, कैसे करते हैं। जो बाप होते हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं। और अगर तुमने जिक्र कर दिया शादी का,
और एक ऐसे आदमी का कि जो गरीब है और खाने का इंतजाम ना कर सका। मैं बताना चाह रहा हूँ एक ऐसे किस्सा। ओ, तो यानी आपके कहने का मतलब है कि आज की जो स्टोरी है हाँ, वो गरीब की बेटी से रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और शुरू की जाए। अब मैं आ रहा हूँ उस तरफ। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बड़े पस्ता हाल, मतलब गरीब जिसको कहेंगे, गरीब ठीक है हाल ना? में। एक तो होता है गरीब, हाँ। एक होता है बहुत गरीब। आय हाय हाय। ये बहुत गरीब है। अब उस गरीब के यहाँ एक जवान बच्ची भी है जिसको उसने रुखसत करना है, उसके हाथ पीले करने हैं। ये किसी बाप से पूछा जाए कि वो बच्चियों को रुखसत कैसे करते हैं, एक तो कलेजे पे पत्थर रखकर और दूसरा उन सब का इंतजाम कर करके जो उनके सामने वालों की डिमांड होती है। बहरहाल, तो मैं ये मामू मामू करके मशहूर है हमारे, ये पीआईबी कॉलोनी कराची में है, हमारे पीआईबी कॉलोनी में जी। ये हम जब तीनट्टी से जाएंगे तो अंदर जाके पीआईबी कॉलोनी आती है। हाँ जी। ये वहां का किस्सा है। तो मामू बेचारे बड़े गरीब, बेटी की शादी की डेट दे दी, शादी के दिन करीब आने लगे। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने डेट तो दे दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कि मैं खाने का इंतजाम कैसे करूंगा। बहरहाल, घर में जो बच्चे होते हैं, कजन्स वगैरह होते हैं, रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, वो सब घर में जमा हो गए। घर में टाक टूक हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। एक हफ्ते पहले बेचारे आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। अब चूंकि गरीब है, लेकिन वो ये चाहता है कि अपनी बच्ची को तमाम चीजें, यानी जो होता है कि मेहंदी की एक रस्म होती है, वैसे नहीं कर सकते जिससे हड़ाहुड़ी मेहंदी हो रही है, उसमें एक छोटी सी मेहंदी रख ली जाए। एक छोटी सी मेहंदी घर में ही रख ली। घर में रिश्तेदारों के बच्चे वगैरह सब मौजूद हैं। हाँ जी। घर में मेहंदी रख ली। शोर शराबा हो रहा है, शाम से ही शुरू हो गया। रात गए रत जगह हो रहा है, क्योंकि दूसरे दिन शादी है। अब रत जगह हो रहा है तो क्या होता है कि घर में, जहां मामू का जो घर है, उस घर के बीच में एक घना दरख्त है, नीम का दरख्त है। जरा सुनने वाली बात, उस नीम के दरख्त के नीचे वो बच्चे, कोई 2:30-3 बजे का टाइम, और ढोल बजा रहे हैं और शोर कर रहे हैं बुरी तरीके से। बच्चों ने शोर, शादी का घर है, शादी के घर में तो शोर बिल्कुल हल्ला गुल्ला होगा। हाँ। लेकिन चूंकि मामू जो हैं वो बड़े समझदार हैं, मामू घर में दाखिल होते हैं और बच्चों को डांटते हैं कि बस बहुत हो गया, कर ली ना, खुशी हो गई ना, कर लिया शोर शराबा, बजा लिया ढोल, बस। तो शादी के घर में तो ऐसा ही ढोल वोल होता ही है, जाहिर है शोर शराबा होता है, ढोल ढमक बज रहे होते हैं। हाँ। तो मामू ने कहा कि बस मत बजाओ। बच्चों ने कहा कि मामू आज आखिरी रात है, रज जगह हो रहा है, हमें बजाने दे, और फिर हम तो घर के ही लोग हैं, यहाँ है कौन दूसरा जिसके लिए आप मना कर रहे हैं। मामू ने कहा बेटा मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है कि कोई नजर आए, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन मौजूद होती हैं। तो वो जो मौजूद होती हैं उन चीजों का ख्याल रखने के लिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि बंद करो। हो सकता है कि उनके आराम का टाइम हो। और रात के 2:30 बजे का टाइम है। रात के 2:30 बजे का टाइम है। नीम के दरख्त के नीचे बच्चों की ये बात समझ में आ जाती है। बच्चों ने ढोल तमाशा बंद कर दिया। अब चूंकि शादी का दिन है, नेक्स्ट डे, अगले दिन बारात है। मामू ने खाने का अरेंज करने की बड़ी कोशिश की लेकिन हो ना सका। वो हमारे एक बड़े अच्छे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो हमारे एक जानने वाले के पास गए और उनसे कहा, अपना मुद्दा बयान किया कि बेटी की बारात आने वाली है और मैं कितना ही करके हद्दुल इम्कान कोशिश की लेकिन मुझसे हो ना सका और मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा, बोले कि मुझे 100 आदमी के खाने का अरेंज कर दें। 100 आदमी के खाने का 100 आदमी के खाने के लिए अरेंज कर दें, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, अरे मामू, जब आपको हम मामू कहते हैं तो आपने इतनी देर क्यों की? आप पहले ही आ जाते। देखो हैं लोग अभी दुनिया में, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में लोग अच्छे लोग भी हैं। उन्होंने कहा पहले ही आ जाते। मामू को तसल्ली हुई। मामू ने उनका शुक्रिया अदा किया और मामू वहां से उनको एड्रेस देके वो चले गए। अब जिनके पास वो गए थे, उन्होंने बजाय इसके कि 100 आदमी के खाने का करता है अरेंज, उसने 150 लोगों के खाने का अरेंज किया अपनी तरफ से, यानी 50 लोग बढ़ा दिए कि हो सकता है लोग ज्यादा भी आ जाएं। अहमद 150 लोगों का खाना वहां पहुंचाया गया। बारात आई। अब जब बारात आई है तो मामू तंबू में खड़े हुए हैं। महल्ले में ही तंबू लगाया, हाँ महल्ले में ही तंबू लगाया है, वहीं बारात आई है। मामू तंबू में खड़े हुए, 100 लोगों का खाना कराया था मामू ने। मामू क्या देखते हैं कि शादी में 400 लोग मौजूद हैं।
बारात के साथ जो आए हैं बारात के 400 लोग हैं तकरीबन। 400 लोग वहां मौजूद हैं। मामू ये देख के उनकी तो लाइट चली गई कि इतने लोग तो मैंने बुलाए नहीं है। और लड़की का बाप है तो इज्जत भी दांव बेटी पे का लग जाएगी। बाप है, वो ये सोच रहा है अल्लाह पाक कि इतने लोगों को मैं खाना कैसे करूंगा। उसके तो रंग उड़ वो गए। ये सोच सोच के मामू परेशान है। हाँ अब लड़की वालों की तरफ से निकाह हुआ, सारे मामलात हुए। लड़के वालों के, हाँ भाई खाना खोल दे, हाँ भाई खाना खोल दो। खाना खुला, एक देग खाली, हाँ। दूसरी देग भी खाली, तीसरी देग भी खाली। इतने में क्या देखता है कि मामू के पास एक शख्स आया है और मामू से आके कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चौथी देग भी खोल दूं। तो मामू ने उसकी तरफ देखा हैरत से और ये सोचा कि शायद ये पकवान वाला है। तो मामू ने उससे कहा कि चौथी देग खोल दूं। उसने बोला तुम नहीं समझोगे। वो बोल के अंदर गया और चौथी देग से भी खाना खुला। चौथी देग चौथी देग से भी खाना खुला। मामू ये देख रहे हैं कि ये तो 150 लोगों का खाना था। ये लोग खा रहे हैं रच के और खाना खत्म नहीं। खाना खत्म नहीं हो रहा। 400 अफराद ने खाली बिरयानी। 400 अफराद वो बिरयानी खा रहे हैं और रच के खा रहे हैं। अहमद, इतने में क्या देखते हैं कि मामू के पास वो शख्स आया और आके कहता है कि मामू मैं कौरमा रोटी भी खोल रहा हूं। मामू ने बोला सुनो। वो बोल के और अंदर गया। मामू सोच के ये परेशान है कि कौरमा रोटी तो मैंने बोला ही नहीं, ये कहां से चला रहा है, ये कहां से आ रहा है। क्या देखते हैं कि तंबू में कौरमा और रोटी इंटर हो रहा है। मामू ये देख के परेशान है और लोग कौरमा रोटी पर भी टूटे पड़े हैं, खा रहे हैं। यानी बिरयानी भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, खत्म नहीं हो कौरमा भी खा रहे हैं और वो खत्म नहीं हो रहा। मामू एक कोने में खड़े हुए ये सब मंजर देख रहे हैं। लोग रच के खा रहे हैं। कोई 20 मिनट गुजरे, वही शख्स दोबारा मामू के पास आता है और आके कहता है अब मैं मीठा खोलने जा रहा हूं। ये बोल के और अंदर चला जाता जबकि मीठा है ही नहीं। मीठा। मामू ये सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक डिश थी यानी बिरयानी, ना मैंने कौरमा कहा, ना मैंने रोटी कही और ना ही मैंने मीठे का कहा। वो शख्स बोल के चला गया। मामू देख रहे हैं कि खीर के थाल अंदर आ रहे हैं, खीर आ रही, लोग खा रहे हैं और रच के खा रहे हैं। उन तमाम लोगों ने वो खाना खाया मीठे के साथ। तो वो किसने किया था खाना। अहमद, हाँ। बेटी रुखसत हुई, बारात चली गई। अब मामू ने उस शख्स को ढूंढना शुरू किया कि जो बार बार आके मामू को बता रहा था कि मैं खाना खोल रहा हूं, हाँ। मैं मीठा खोल रहा हूं, मैं कौरमा खोल रहा हूं। मामू ने पूरे तंबू में उसे ढूंढा। हाँ, क्योंकि वो इतना खाना ले लेके आ रहा है, वो कहां से आया। वो शख्स नजर नहीं आया। मामू ने ये जानकर नेक्स्ट डे कि मैं उस शख्स का जाके शुक्रिया अदा करूं कि जिसको मैंने 100 लोगों के खाने का कहा और उसने इतना इंतजाम कर दिया। अच्छा। मामू उस शख्स के पास जाते हैं और उससे हम कलाम होते हैं कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि मैंने तुमसे सिर्फ 100 लोगों का कहा और तुमने 400 लोगों के खाने का अरेंज किया, कौरमा भी, रोटी भी, मीठा भी, बिरयानी भी। तो वो शख्स अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, कहता है क्या कह रहे हो मामू। मामू ने बोला हाँ ऐसा ही है, मैं यही आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं कि ये तमाम लवाजमात रात को मौजूद थे। जानते हो उस शख्स ने क्या कहा। क्या। उसने कहा मामू आपने 100 लोगों का कहा था, यह हकीकत है, लेकिन मैंने सिर्फ 150 लोगों का खाना भेजा और सिर्फ बिरयानी भेजी, मैंने और कुछ नहीं भेजा। तो वो शख्स नहीं मिला जो ये करवा के गया था, जो उस वक्त तंबू में मौजूद था और वो खाना ले लेकर आ रहा था। उस शख्स को नहीं ढूंढा। वो नहीं मिला। मामू ने उसे बहुत ढूंढा। हाँ। वो बेटी की रुखसती के साथ वो खुद भी रुखसत हुआ, कहीं नजर नहीं आया। मिला ही नहीं, कभी नजर भी नहीं आया। मिला ही नहीं। और इससे पहले वो कभी नजर आया था। कभी नहीं, कभी नहीं। मामू भी यही कहते हैं कि कभी नजर नहीं आया। फिर अब क्या होता है। हाँ। मामू ये सोचकर कि इसने भी नहीं किया, अल्लाह ये क्या करामात हो गए। मामू ये सोचते हुए घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे
तो रात का पहर शुरू हो गया है। मामू वही सहन में, वही दरख्त के नीचे हस्ब दस्तूर तख्त पे लेटे हुए हैं। मामू ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ये सब कैसे हुआ। इतने में दरख्त पे से एक आवाज आती है कि जब तुमने हमारे सुकून का ख्याल रखा तो हम तुम्हें कैसे बेसुकून कर देंगे। वो कोई जिन था। वो जिन था, एक अच्छा जिन, एक नेक जिन जो घर में मौजूद है और इससे पहले घर के किसी भी मामले में उस जिन ने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन जब मैं इस वाक्य को समझ गया हूँ, जब मामू ने जो है उस जिन का ख्याल किया, जब वो बच्चे मेहंदी में खेल रहे थे, शोर कर रहे थे बच्चों को चुप कराया। तो हाँ, बच्चों को चुप कराया और उन्होंने बोला कि हमारे अलावा यहाँ और भी बहुत सारी मखलूक है ना नजर आने वाली, उनके सुकून का ख्याल करो। ये बात उस जिन को बहुत पसंद आई और उसने उसका इजहार इससे किया कि देखो कैसे वक्त पे वो खड़ा हुआ। क्या बात। और एक बात और साबित हो गई है कि वो जो वेटर ही कहेंगे हम, जो खाना ला के दे रहा था, अब वो जो कैरेक्टर था वो कोई इंसान नहीं था, वो जिन था जिसने वो खाना उस वक्त पूरा किया। ओए होए सही है। क्या बात है शेख साहब, इससे ये चीज सीखने को मिलती है कि आदमी कोई भी नेकी छोटी समझकर ना छोड़े। बिल्कुल ऐसे ही है ना। नेकी तो नेकी है। मौला करीम वो नुक्ता नवाज है परवरदिगार। हाँ, कि आप देखें, ख्याल रखें कि चिड़ियों का पानी का ख्याल रखें, उनके दानों का ख्याल रखें। बेज़बान यानी अगर है, मैं तो कहता हूं किसी कुत्ते के सिस्टम का हो तो उसको भी प्यासा नजर आता है तो उसको पानी पिलाएं। बकरी का ख्याल रखें, चरिंद परिंद का ख्याल रखें, पानी डालें, दाना डालें, अपने माँ बाप को राजी रखें। ये सारे काम करेंगे तो सब आसानियां होंगी। क्या पता किस रूप में कौन है। और ये देखिए उनकी छोटी सी ख्याल रखने से बिल्कुल उनको कितना बड़ा सिला मिला उसको। तो भाई एक दफा मैं और बोलूंगा कि जो नजर आने वाली चीजें हैं उनका तो आपने ख्याल करना ही है, बिल्कुल। लेकिन जो चीजें नजर नहीं आती उनका बहुत ख्याल रखना। आपने उनके सुकून का भी बहुत ख्याल करना है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन शेख साहब मसला पता है क्या है, हमें इतना सोचने का टाइम ही नहीं है। हम तो प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी इसी में पड़े हुए हैं, जो सारा दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं। हाँ। तो नौजवान नस्ल ना, मुझ समीत, हम तो बस प्यार कर रहे हैं, हम तो आशिक हैं। अहमद, हाँ, जब इश्क की बीमारी लगती है हाँ, तो 3 बच्चों की माँ भी प्यारी लगती है। ये बीमारी आपको तो नहीं लगेगी? नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, आपको लगी होगी ना, आपने अपनी बेगम से इश्क किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इश्क मेरा ऐसा कि सुभान अल्लाह वो कामयाब भी हुआ और उसका जिंदा सबूत ये है उस इश्क का कि मेरे 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह, ये इश्क का सबूत है। मैं ऐसे ही एक आशिक का जिक्र कर दूं तुमसे, जब बात इश्क की निकली है। ओए आशिक की कहानी। तो आशिक की कहानी देखो, प्यार में किस हद तक जा सकता है ये इंसान, मोहब्बत में ये उस आशिक की कहानी। दरअसल प्यार करने वाला तो एक नॉर्मल इंसान है, आशिक तो एक अलग इंसान है। आशिक भाई, वो लफ्ज आ गया ना उसके साथ, आशिक। तो फिर वो आशिक है तो फिर क्या ना करे। आशिक है तो फिर पत्थर भी खाए। है ना, तो फिर हो जाए फिर एक आशिक का वाकया। लो, एक आशिक की कहानी सुना रहा हूं, बड़ी दर्द भरी है। हुआ कुछ यूं कि हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उनके दोस्त थे, अब ये हयात हैं। उनके दोस्त थे, इश्क हो गया। महल्ले में एक बच्ची रहने के लिए आई किराए पे, सामने इनका घर था। अच्छा। आंख मटक्का हुआ, आंखें 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई। इजहार मोहब्बत हुआ। अब ये इजहार कैसा है कि ये यकतरफा है। ये इश्क बड़ा बीमार है। एक तरफा मोहब्बत, कि मैं जान से ज्यादा उसको चाह रहा हूं और वो कुछ नहीं चाह रहा है। एक तरफा मोहब्बत। दीवाना हो गया उसके पीछे। वो कपड़े सुखाने जा रही है तो ये अपनी ग्रिल में बैठा है, गैलरी में बैठा हुआ है। वो घर से निकल रही है तो ये बैठा हुआ है। सिर्फ उसका मकसद उसको इम्प्रेस करना कि किसी तरीके से ये इजहार मोहब्बत कर बैठे। लेकिन कैसे करेगी, क्योंकि वो एक खाते पीते घर की बच्ची है और ये ठहरे गरीब।
तो वो तो देखना भी गवारा नहीं कर रही। प्यार तो बहुत दूर की बात है। फिर इस आशिक ने क्या किया? हाय, ये यकतरफा इश्क कैसा है। इसने क्या किया, उसको पाने के लिए कि किसी तरीके से उसको फोर्स कर ले कि यार मैं तुझसे प्यार करता हूं तो तू भी इजहार कर। उसके लिए क्या किया मालूम? उसके किसी दोस्त ने उसको एड्रेस दिया कि भाई फलाने फलानी जगह चला जा, वहां एक बाबा है, वो तेरा मसला ये हल कर देंगे। इसने बोला देख ले। बोला हाँ बहुत मशहूर है। ये हस्बे दस्तूर उस एड्रेस पे पहुंचा। कहां पर? बाबा के पास। बाबा ने बोला हाँ भाई कैसे आना हुआ? ये मालूम क्या बोलता है? क्या बोलता है? आप बताओ कि मैं क्यों आया हूं, तब तो पता चले कि तुम बाबा हो। उन्होंने बोला अच्छा, इश्क का मारा है। ये उसके पैरों में गिर गया कि उसने अंदाजा लगाया होगा जवान है, और क्या मसला हो सकता क्या मसला हो सकता है। लेकिन इसकी बेताबी देखो। इसने ये अंदाजा लगाया कि यार इन्होंने ठक करके मेरा पॉइंट पकड़ा है। वो उसके पैरों में पड़ गया। बोला बस अब आप ही करेंगे जो करेंगे। बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, अगर तुझे कुछ करना है तो तू खुद कर अपने लिए। बोला मैं कैसे कर सकता हूं खुद अपने लिए? बोला क्यों नहीं कर सकता? अगर तुझे उससे इश्क है, तू उससे मोहब्बत करता है, तो फिर तुझे ये करना पड़ेगा। उसने बोला मुझे क्या करना है? बोला कुछ नहीं, 60 दिन का चिल्ला खींचना है, 2 महीने का। वो काला जादू जो होता है? काला जादू। इसका मतलब वो बाबा सही नहीं है? नहीं, वो ब्लैक मैजिक, काला जादू करने वाला है। उसको ने उसको मशवरा दिया कि तुम 2 महीने का चिल्ला करो और 2 महीने के चिल्ले के बाद जिस चीज को तुमने नजर भर के देखा वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। इसने सोचा ऐसा मुमकिन है? बोला बिल्कुल है, लेकिन याद रख चिल्ले के दौरान तूने बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। इसने बोला मसलन? बोला मसलन क्या? मिसाल के तौर पे तुझे चिल्ले के लिए कुछ चीजें दरकार होंगी। अच्छा, वो तुझे लानी होंगी। जैसे कि क्या? जैसे कि क्या? उसने भी यही पूछा। मिसाल के तौर पे क्या चीज लानी होगी? तो वो बाबा उसको बता रहा है बकरे की कटी हुई गर्दन, बकरे की कटी हुई गर्दन, कब्रिस्तान की मिट्टी और स्पेशली उल्लू की आंख। ये चीजें तुझे दरकार है तेरे इस अमल के लिए। उल्लू की आंख, उल्लू की आंख, कब्रिस्तान की मिट्टी और बकरे की सिरी। बकरे की सिरी, सिरी यानी धड़ से अलग गर्दन, बकरे की गर्दन। बोले इससे क्या होगा? बोला ये पहले चीजें ये अरेंज कर, उसके बाद जो आखिरी चीज तुझे लानी है वो जिस दिन तेरे चिल्ले का आखिरी दिन होगा उस दिन तुझे वो चीज लाके बैठना है चिल्ले में। अच्छा। इसने बोला क्या? बोला नहीं, तू जा चिल्ला शुरू कर। उसको जो पढ़ने का था उसने उसको बताया। अब काले में क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम। इसने उसको तमाम पढ़ाइयां बताई उस बाबा ने कि तुमने जाके ये पढ़ाइयां करनी और आज से ही चिल्ला शुरू कर दे। उस जाली बाबा ने जाली सब तरीका काले इल्म का जो काला इल्म करने वाला बाबा है उसने उसको बताया कि तुम घर जाओ और घर जाके सन्नाटे में 12 बजे के बाद एक दायरा बनाओगे चौक से, गोल दायरा। उस दायरे के बीच में बैठोगे और ये तमाम चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं ये अपने साथ रखोगे। वो तीनों चीजें? वो तीनों चीजें। हाँ। ये हस्बे दस्तूर। हाँ। उसने वो चीजों का अरेंज कैसे किया अल्लाह जानता है, अपने को नहीं मालूम। कर लिया, लेकिन इसने वो चीजों का अरेंज करके और उस दायरे में बैठ गया और पढ़ाई शुरू कर दी, जो काली पढ़ाई होती है। उसने उसके दौरान क्या क्या अमल किए मैं वो बताने से कासिर हूं। उसने वो काम किए कि जो एक इंसान को नहीं करने का काम है। इंसान को हैवान बना दे, हैवान बना वो पढ़ना शुरू कर दिया, वो पढ़ाई शुरू कर दी। दिन गुजरते चले गए अहमद, दिन गुजरते चले गए। अब चिल्ले का आखिरी दिन है, यानी 60वां दिन, जिस दिन उसका चिल्ला पूरा होने जा रहा है। 49 दिन ये पूरे कर चुका है। 49 दिन गुजर चुके हैं, 60वां दिन है आज, चिल्ले का आखिरी दिन। ये बाबा के पास जाता है आखिरी दिन।
और इसके बाद ये करने के बाद इसके बाद पावर आ जाएगी। पावर आ जाएगा वो कि जिस चीज को वो देखेगा वो उसकी हो जाएगी। ये बाबा के पास गया कि आखिरी दिन मुझे क्या करना है, मुझे ये बताओ। मालूम वो बाबा उसको क्या कहता है? क्या? ये बाबा से मिला, बोले बताइए अब मुझे क्या करना है? बोला अब जो तुझे करना है ये तेरा आखिरी काम है, इसके बाद वो होगा जो तू चाहेगा। बोला बताओ मुझे क्या करना है? बोला रात को 12 बजे कब्रिस्तान जाके मुर्दे की किसी भी जिस्म की कोई भी किस्म की हड्डी, मुर्दे की जिस्म की हड्डी चाहिए। जरूरी नहीं है कि बड़ी हो, इतनी सी भी हो तो चलेगी। इंसानी हड्डी होनी चाहिए और मुर्दे की इंसानी हड्डी वो तुझे चाहिए। बोला बस वो ले जाकर और उस दायरे के दरमियान तूने बैठ जाना है। तेरा टाइम पूरा होगा और जब तू उठेगा तो तुझे वो मिला हुआ होगा जो तू सोच नहीं सकता। ये क्या ना करता? इसने बोला ठीक है। रात को 12 बजे कब्रिस्तान जाता है, कब्र में उतरता है। हाँ। मुर्दे की हड्डी, इतनी सी हड्डी जो वो जेब में रख ले, वो हड्डी जेब में रख के घर आता है और हस्बे दस्तूर वो अपने दायरे में बैठकर चिल्ला करता है। हड्डी घर ले गया? हड्डी घर ले गया है, दायरे के बीच में बैठा है और आखिरी रात है और वो पढ़ाई शुरू करता है। अब जब इसका इक्वल टाइम पूरा हुआ तो क्या देखता है कि दायरे से बाहर, यानी जहां वो बैठा है उसके बाहर नोटों का अंबार है, सोने का अंबार है और एक आवाज आती है कि उठा, ये सब तेरा है। क्या आवाज आ रही है? उठा, ये सब तेरा है। सब तेरा है। इसके जहन में आता है कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। उससे तो वो लड़की चाहिए। उससे तो वो चाहिए जिसके लिए उसने ये सारे जतन किए, यानी वो लड़की। फिर वो नहीं उठाया मत। थोड़ी देर में देखता है तो बाप आता है। बाप उसको डांटता है कि क्या बकवास कर रहा है और क्या बड़बड़ा रहा है तू, खड़ा हो और चल अंदर आ। उस सर्कल के बाहर उसका बाप आ गया। उस सर्कल के बाहर उसका बाप खड़ा होकर उसको आवाजें दे रहा है। ये सोचता है कि आज मेरी आखिरी रात है ये चिल्ले की। अगर मैं दायरे से बाहर जाता हूं तो मेरा सब किया धरा खत्म हो जाएगा। वो अपने बाप की बात को भी इग्नोर कर देता है और नहीं उठता। अब क्या देखता है? जिसके लिए उसने सारे जतन किए वो लड़की उसके सामने खड़ी है दायरे से बाहर और इससे कहती है कि तूने पा लिया वो जो तू चाहता था। ले मैं तेरे लिए हाजिर हुई। फिर उसने क्या किया? तूने ये जतन मेरे लिए किए तो आ और मेरे गले से लग जा। अहमद ये उठा, दायरा क्रॉस किया और उसका दिमाग पलट गया। क्योंकि जानते हो क्यों? क्योंकि वो जो शय थी, हाँ, वो पैसे की सूरत में, वो उसके बाप की सूरत में, वो लड़की की सूरत में, वो शैतानी ताकत थी जो उसको उस दायरे से बाहर निकालना चाह रही थी। और वो इससे बिल्कुल लाइल्म था कि मेरे साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और आज उसकी वो हालत है कि क्या मजनू की हालत होगी यार, जिसका दिमाग ही पलट गया हो, उसकी क्या हालत होगी। उसका दिमाग पलट गया उसका, और आज भी वो जिंदा है। लेकिन मैं कहता हूं कि शेख साहब सही पलटा है दिमाग। जो काले जादू की तरफ चला जाए यार, क्यों अपनी आखिरत तबाह कर दी। इस हद तक यानी मोहब्बत में इतने अंधे हो गए। हाँ, ये यंगस्टर नौजवान। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। हर वो काम जिसमें परवरदिगार ने मनादी की है, हाँ, वो तो नहीं करना है। प्यार करने को मना नहीं है, प्यार करने को मना नहीं है, शादी करने को मना नहीं है। आप प्यार करते हो रिश्ता भेज दो, शादी कर लो।
नहीं लगा तो खैर है, किसी और से आपकी शादी हो जाएगी जो आपके नसीब में होगी, ऐसा ही है। लेकिन आशिक बन जाना और इस हद तक के काले जादू तक पहुंच जाना, बिल्कुल, मतलब जिंदगी और आखिरत को दोनों में से चुनने का मौका मिला तो उसने जिंदगी चुन ली और आखिरत बर्बाद कर ली। और देखा जाए तो जिंदगी भी बर्बाद कर दी। ऐसा ही है, जीते जी मौत है, वो मैयत है जो घूमता है, जीते जी मुर्दा है वो। यानी उसको ना दीन की खबर है ना दुनिया की खबर है। ये काले इल्म की वजह से आज वो दरबदर हो गया। ये जो लोग कर रहे हैं काला इल्म, हाँ, ये भी कितने गुनाहगार लोग हैं। ये जो कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि जो किसी के साथ कर रहे हैं, हाँ, वो ये इस बात से बेखबर हैं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। और फिर मौत पर हक नहीं है बच सकते, जो आ जानी है, बिल्कुल आनी। हो ये एक मजनू की कहानी थी अहमद। ये एक मजनू की कहानी थी, और मैं बोलूँगा कि एक नालायक मजनू की कहानी थी। जी हाँ, ऐसे ही है। उसने देखे कितना बदहवास हुआ कि उसका बाप उसे आवाज दे रहा है दायरे से बाहर, वो नहीं उठा। अगर वो उस वक्त भी उठ जाता तो अभी पागल ही होता। हाँ, क्योंकि वो जो दायरे से वो शय है, तीनों जो चीज उसको नजर आई, बिल्कुल, वो तो कोई और ही शय थी ऐसे जिसने उसको पागल कर दिया। ओए होए 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 शेख साहब, क्या कहानी सुनाई है आपने जबरदस्त एक आशिक की है। लेकिन देखे ना, इस दुनिया में इंसान आया है ना, किसी ना किसी काम में लगा हुआ है वो है। हाँ, कोई आशिकी में लगा हुआ है, कोई मेहनत मजदूरी, किसी का इश्क रोटी है, हाँ, कोई रोटी कमाने में लगा, बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो आदमी ने कोई करना ही अपने दुनिया खानदान से इश्क कर रहा है, कोई अपनी खानदान औलाद से से इश्क इश्क कर रहा है, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से इश्क कर रहा है। वाह 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 वाह, है ना। ऐसी एक जिम्मेदार आदमी की कहानी मैं तुम्हें सुनाता। अच्छा, हाँ, एक मेहनतकश जिम्मेदार बाप, यानी जो आजकल आप देख रहे हैं टैक्सी जो होती हैं, जो कारें हैं जो टैक्सी में कन्वर्ट कर दी हैं, पैसेंजर लाना ले जाना जो होता है। हाँ। हैदराबाद के हैं ये, हमारे सज्जाद भाई इनका नाम है। अच्छा। सज्जाद साहब बेचारे बड़े शरीफ आदमी। अब चूंकि दिन में अपने ओवर टाइम सिस्टम से रात में अपनी गाड़ी वाड़ी चलाने का काम करते हैं, प्राइवेट सिस्टम में जो टाइम होता है उसमें ये रात को गाड़ी चलाते हैं। क्या देखते हैं कि ये स्टैंड पे खड़े हैं, सज्जाद भाई स्टैंड पे खड़े हैं अपनी कार के साथ, और ये सोचते हुए कि यार कोई ऐसा पैसेंजर लग जाए कि जिसमें रोजी ठीक ठाक लग जाए। काफी देर के बाद, सारा दिन खड़े रहे बेचारे, कोई कुछ नहीं। मगरिब के बाद इनके पास एक पैसेंजर आता है, जवान लड़का, यंग लड़का आता है और इनसे आके कहता है, हजरत मुझे नवाबशाह जाना है, आप मुझे नवाबशाह ड्रॉप कर दें। हैदराबाद टू नवाबशाह, हैदराबाद से नवाबशाह। इन्होंने सोचा कि यार ये अकेला है, अगर 2-3 नवाबशाह के हो जाएंगे तो जरा मीटर सही हो जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हैं, 1-2 लोग और आ जाते हैं नवाबशाह के, तो मैं उनको बिठा के आपको ले चलता हूँ। ठीक है। तो वो जो लड़का गाड़ी में बैठा, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा गुजर गया, वो लड़का उतरा। उसने कहा भाई आप कब तक इंतजार करेंगे कि दूसरे लोगों का, अगर कोई नहीं आता तो क्या आप मुझे लेके नहीं जाएंगे? बोले नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा भी आ जाए तो जरा पैसे सही हो जाएंगे, मेरे आने जाने के निकल जाएगा। उसने बोला आप परेशान ना हो, मैं आपको 2 लोगों के पैसे देता हूँ, यानी ये समझे कि मेरे साथ दूसरा भी है, अब तो आप चलेंगे। खुश हो गए, बोले जी बैठे, चले गए अल्लाह का नाम लेके, नवाबशाह के लिए निकल गए। ठीक है। रास्ते में गए, चाय वाय होटल पे रोका, खाना वाना ये हुआ। बेचारे नवाबशाह पे उस पैसेंजर को, उस लड़के को उतारा, उसने इनको डबल पैसे दिए। अच्छा। इन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी वापस ले ली। अब वापस लेने के बाद ये होटल पे आके इन्होंने चाय पिए, और चाय पीने के बाद अब ये माहौल बना रहे हैं कि यार ऐसा सिस्टम बन जाए कि मुझे वापसी का कोई पैसेंजर मिल जाए ताकि मुझे खाली ना जाना पड़े। हाँ, ये सोच रहे हैं, खड़े हुए 2 घंटे गुजर गए, कोई पैसेंजर नहीं। अरे भाई पैसेंजर कैसे होगा, रात का टाइम हो गया है। रात का टाइम हो गया। जी हाँ। अब ये खड़े इंतजार किया इन्होंने, अपनी गाड़ी में बैठे हुए, आगे बैठे हैं सीट के ऊपर फ्रंट पे। अचानक इनका पिछला दरवाजा खुलता है और एकदम बंद होता है, धड़। इन्होंने पीछे घूम के देखा तो दरवाजा बंद ही था। इन्होंने ये सोचा कि शायद मेरा वहम है। दरवाजा खुला और बंद हो गया। ये दरवाजे का खुलना, हाँ, और एकदम बंद होना, और गाड़ी में वाइब्रेट होना कि जैसे कोई बैठ गया हो। बोला नहीं, मेरा वहम है।
काफी देर इंतजार के बाद इन्होंने सोचा कि यार मैं कब तक इंतजार करूंगा, या तो दिन निकल जाएगा, तो बेहतर ये है कि मैं अब अकेला ही निकलता हूं। अकेला निकल गया। इन्होंने सलफ मारा, गाड़ी रोड पे ले ली, गाड़ी रनिंग में है, कार वो जो उनकी अपनी है वो कार पे रवा दवा है, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। अब जब ये इन्होंने हाईवे टच किया, क्या देखते हैं कि पूरा हाईवे ब्लॉक हुआ है, यानी इनसे आगे ट्रालों की लाइन लगी हुई है, ट्रक खड़े हुए, हद नजर। इन्होंने गाड़ी साइड में लगाई, उतरे, उतर के पूछा, अरे भाई रास्ता? बोले रास्ता कैसे होगा? बोले काफी दूर जाके एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट की वजह से पूरा रोड जैम हो गया है। ओए होए। अब तो ये सर पकड़ के बैठ गए, यार ये तो जब तक ट्रैफिक होगा ये तो पता नहीं कब क्लियर होगा, क्या किया जाए? ट्रक ड्राइवर से पूछा, बोले यार कोई मुतबादिल रास्ता? बोला तुम्हें पहुंचना है जल्दी? बोले हाँ। तो बोला एक काम करो, ड्राइवर ने कहा, ट्रक ड्राइवर ने बोला आप ये मेन रोड छोड़ दो, आप कच्चे से उतर जाओ। जब आप कच्चे से उतरेंगे तो काफी दूर जाने के बाद आपको राउंड में हाईवे टच करेगा, आप हाईवे चढ़ जाना। इन्होंने सोचा ये बात सही है। अब चूंकि कभी उस रास्ते से ये कभी गए नहीं, कच्चे से, गाड़ी तो उतार ली इन्होंने कच्चे में। अब गाड़ी चली, रमादमा है, और रात का टाइम है, रात का टाइम है, सन्नाटा, धुएंधार, दूर तक अंधेरा गुप, सिर्फ इनकी गाड़ी की हेडलाइटें जल रही हैं और ये जा रहे हैं। अब जब ये कच्चे में उतर गए, चारों तरफ अंधेरा है, क्या सुनते हैं कि इनकी गाड़ी में से किसी की सांस लेने की आवाज आ रही है। गाड़ी में से सांस लेने की आवाज, सांस लेने की आवाज। उसने देखा नहीं पीछे मुड़ के? इन्होंने सेंटर वाला गिलास सेट किया, देखा तो पिछली सीट पे कोई भी नहीं है। फिर इनके दिमाग में आया कि शायद मेरा वहम है। इन्होंने गाड़ी को स्पीड दी। अब गाड़ी को जब स्पीड दी है तो सांसें तेज हो गई, तेज सांस चलने लगी। इसी असना में गाड़ी खड्डे में जाके लगती है, धड़। अब जब गाड़ी खड्डे में लगी है तो अचानक ऐसा लगा है कि किसी का सर छत पे लगा है गाड़ी के, और आगे जाके गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी बंद? गाड़ी बंद, तो हेडलाइटें जल रही हैं। तो उसने पीछे देखा नहीं कि कौन है? कोई भी नहीं था, गाड़ी में कोई भी नहीं था। ये गाड़ी से उतरता है, हाँ, आगे जाता है, चूंकि गाड़ी बंद हो गई है। बोनट खोलता है, बोनट खोल के बैटरी का तारवार हिलाता है। अहमद, अचानक गाड़ी का हॉर्न बजता है। तो इसको नजर नहीं आया कि हॉर्न किस? एक हॉर्न बजा, दूसरा हॉर्न बजा। जब दूसरा हॉर्न बजा तो ये गाड़ी छोड़ के दूर भाग गया सामने, कि गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। इसने इतनी भी जहमत ना करी कि बोनट गिरा के देखे कि कोई है या नहीं, लेकिन चूंकि गाड़ी में तो कोई भी नहीं है, ये तो इसे मालूम है। तो इसको जब हॉर्न बज रहा था, हाँ, तो इसको विंड स्क्रीन पे नजर नहीं आया कि कौन है या नहीं है? कैसे नजर आता? बोनट खुला हुआ है। हाँ, जब गाड़ी का बोनट खुला हुआ होता है तो नजर नहीं आता। कैसे नजर आएगा? लेकिन सिर्फ चूंकि हॉर्न बजा तो ये ब्लास्ट हो गया कि गाड़ी, मैं तो बाहर खड़ा हूं, और इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो झांक के देखे कि यह हॉर्न किसने बजा दिया है। अहमद ये डर के दूर हो गया गाड़ी से। अब गाड़ी के सामने जाके खड़ा हुआ है और हेडलाइटें जल रही हैं, अकेला। ये सोच रहा है कि यार ये हॉर्न किसने बजाया? ऐसी बात है, वहां तो कोई है ही नहीं। 10 मिनट गुजर गए, ये शौक में है। इसने अपने आप को कि यार मैं अपना जहन भटकाऊं, जेब से सिगरेट निकालता है, सिगरेट लगाता है, सिगरेट जलाता है और कश लेके जो धुआं बाहर निकालता है अहमद। अब जब धुआं बाहर निकाला है तो उस धुएं में एक औरत का अक्स बन जाता है। अब जब ये वो अक्स को देखता है तो वो धुआं हटाता है हाथों से और सिगरेट फेंकता है और भागता हुआ गाड़ी की बोनट ढक्स करके बंद करता है और गाड़ी में बैठता। तो गाड़ी में जब ये दोबारा आके बैठा तो उस वक्त गाड़ी में कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं। इसने अच्छी तरह गाड़ी का जायजा लिया है और गाड़ी में कोई भी नहीं है। ये अल्लाह का नाम लेके अपनी फ्रंट सीट पे बैठता है, हाँ, और बिस्मिल्लाह करके सलफ मारता है।
अब जब सरफ मारता है तो गाड़ी स्टार्ट है। अब ये गाड़ी लेके दोबारा चला। बियाबान है, दूर तक कोई भी नहीं, अंधेरा गुप है और ये जा रहा है। हेडलाइट इसकी टनाटन चल रही है और गाड़ी ने स्पीड पकड़ी हुई है। अहमद से फिर सांस की आवाज आती है कि गाड़ी की पिछली सीट पे कोई सांस ले रहा है। ये अपना सेंटर वाला शीशा दोबारा सेट करता है तो क्या देखता है कि गाड़ी की पिछली सीट पे खातून बैठी हैं जो भयानक शक्ल है, लंबे घने बाल और आंखें उसकी बिल्कुल अंगारे, डरावना चेहरा। ये उस शीशे में देख रहा है और सामने जब देख रहा है तो सामने हाईवे नजर आ रहा है। ये सोचता है कि अगर मैं यहां गाड़ी रोकता हूं तो हाईवे से रह जाऊंगा। ये गाड़ी हाईवे पे ले लेता है और हाईवे पे गाड़ी लगा के रोक के और गाड़ी से बाहर आ जाता है। तो वो औरत इसको कुछ करती नहीं है? कुछ नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। ये गाड़ी से उतरता है, ट्रक को हाथ देता है। ट्रक वाला साइड में ट्रक लगा के और झांक के बोलता है, क्या परेशानी है? वो कहता है, यार मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बोला, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। वो अपना तमाम किस्सा उस ट्रक ड्राइवर से शेयर करता है। ट्रक ड्राइवर सुन रहा है और ये बोल रहा है। तो ट्रक ड्राइवर ने बोला, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बोला, मुझे मेन रोड तक छोड़ना है, यानी जहां से शहर शुरू हो जाता है हैदराबाद के लिए, मुझे वहां तक ड्रॉप करना है। तो तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो जानते हो ट्रक ड्राइवर ने क्या किया? ट्रक ड्राइवरों के साथ तुमने देखा होगा एक एक्स्ट्रा आदमी होता है जिसे वो कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर कहते हैं। शाबाश। अपने कैलेंडर को बोलता है कि सुन भाई, तू इसके साथ गाड़ी में बैठ और जब तक ये बोले तू इसके साथ गाड़ी में बैठ जहां तक ये मुतमईन नहीं हो जाता। वो अपने कैलेंडर को उसके साथ बिठाता है और उसको कहता है कि पहले तुम निकलो, तुम्हारे पीछे मैं ट्रक लाऊंगा। कार निकलती है, पीछे ट्रक निकलता है। अहमद, ये दोनों गाड़ियां आगे पीछे रवा दवा हैं। अब हैदराबाद के लिए जब ये मेन रोड पर आते हैं, गाड़ी रोकता है तो वो कैलेंडर उससे कहता है कि देखो, अब तुम यहां आ गए हो, यानी अब ये लाइटें भी जल रही हैं, तुम्हें दूर से शहर भी नजर आ रहा है, अब तो कोई परेशानी नहीं है। उसने बोला, मैं तुम्हें कैसे कह दूं कि हाँ तुम्हारा बहुत शुक्रिया और तुम जाओ। क्यों? कि उसके वही जहन में है कि यार दोबारा से वही औरत कुछ है और नहीं है, कुछ चूंकि दिख नहीं रहा। ये अल्लाह का नाम लेके गाड़ी में बैठता है। हाँ। और जितनी भी अरबी आयात इसे आती थी उसने सब पढ़ के गाड़ी में फूंकता है, बैठता है, सलफ मारता है और घर के लिए निकलता है। तो ये समझ लें कि अल्लाह ने बचा लिया, कि अल्लाह ने बचा लिया उसे। अच्छा, ये देखें कि जब भी हाईवे थोड़ा सा आपको जैम मिलता है जी, तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं नीचे कि वो से अननोन रास्ते पे चला देते हैं। हाँ, जहाँ का पता भी नहीं है, जहाँ का पता भी नहीं है। वो गूगल मैप ने आपको सजेस्ट कर दिया आजकल के ज़माने में, अगर आप देखें। लेकिन गूगल मैप तो आपको रास्ता ही बता रहा है ना। हाँ, सही बात है। गूगल वो वहाँ के हालात थोड़ी बता रहा है। वहाँ के हालात तो नहीं बता रहा, हालात और वाक़यात नहीं बताएगा कि वहाँ क्या है, बिल्कुल क्या नहीं है, कौन से लोग रहते हैं, हादसात वहाँ के गूगल मैप को बिल्कुल ऐसे नहीं पता। और ये चीज़ों का वजूद है, इन चीज़ों का वजूद तो है। और हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम थोड़ा सा भी जैम होता है ना तो हम सब्र नहीं करते। सही बात। हम जो है फौरन कच्चे पे गाड़ी उतार देते हैं। बिल्कुल। और फिर कहाँ से कहाँ लेके चले जाता है वो मैप, वो आपको कुछ भी नहीं पता। मैं ये समझता हूँ हाँ कि जहाँ नवाब शाह से जब वो चला है ड्राइवर, हाँ, तो वो जो गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, खुला और बंद हुआ, उसी वक्त वो सवार था। वो जो शय थी वो उसी वक्त सवार हुई जहां उसको महसूस हुआ, लेकिन उसने अपना वहम समझ के उसको इग्नोर किया। और यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं नोट कर रहा हूँ कहानी में, जब वो लड़का जो पैसेंजर जिसको नवाबशाह छोड़ना था जी, उसने जब उससे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन मैं एक और पैसेंजर का वेट करता हूँ, हाँ, तो उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें 2 पैसेंजर के पैसे देता हूँ, 2 के पैसे दूंगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक भी हो सकता है उससे कड़ी मिलती हो, हो, ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि शुक्र ये कि उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मे बी कि अगर वो रास्ता मजीद तवील हो जाता, आगे जाके और नुकसान का बाइस और वो ट्रक वाला ना आता साथ, तो फिर हो सकता है कोई नुकसान हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही।
तो मशवरा यही है कि जहाँ पे आपको थोड़ा ट्रैफिक जैम मिले जी, तो आप पहले हालात का जायजा लें। हाँ ऐसे ही है ना, बिल्कुल। और बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, आप आपस में मशवरा करके एक रास्ता इख्तियार कर लें। आपके साथ ज्वाइन हो जाए ना, कोई 2 आपके 3 साथ 4 हो join जाए है। तो चलो भाई, 1 से 2 हो गए तो चले गए, लेकिन आप अकेले रिस्क लेके अगर निकल जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो बिल्कुल। सकता है। देर से पहुंचना बेहतर है ना पहुंचना, बजाय इसके कि आप ना पहुंचे। बजाय इसके कि आप ना पहुंचे। क्या बात हो शेख साहब, आज की तीनों कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग थी, और अब जो व्यूवर्स हैं वो भी आपसे बहुत कनेक्ट हो गए हैं। हाँ। वो कहते हैं शेख साहब को जल्दी बुलाएं। ये प्यार है उन लोगों का। ये प्यार है उन लोगों का, और इंडिया से ख़ास तौर पे। अरे क्या मैंने बात आपको है। पहले भी बताया था क्या बात। कि इंडियंस आपको बहुत पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये है कि आज की 3 कहानियाँ पूरी हो चुकी हैं। जाते जाते मैं एक नसीहत करना चाहूँगा, एक नसीहत करें, जितने भी लोग हैं सुनने वाले, देखने वाले, प्यार करने वाले, उन तमाम लोगों को मेरा दिल से सलाम। और दोस्तों याद रखो कि घर में किसी भी बुजुर्ग की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे घर में तुम्हारे बुजुर्ग मौजूद हैं, माँ बाप की सूरत में, माँ बाप की सूरत में। ख्याल रखें, ध्यान रखें, उनसे दुआएं लेके जाएं, दुआएं लेके जाएं, कहीं भी जाएं अपने वालिदैन की दुआएं लेके जाएं। याद रखो कि वालिदैन घर में घने सायेदार दरख्त की मानिंद हैं, जो फल दे ना दे साया जरूर देते, साया जरूर देते हैं। और सारे बच्चे एक जैसे नहीं है अहमद। हाँ। उनमें कुछ बच्चे वफादार भी हैं। आज के जो बच्चे हैं, नस्ली बच्चे, वो कौन है कि वो बच्चे, उनके लिए मैं कह रहा हूं। हाँ। कि चिराग फिक्र को यकीनन बुझा के सोते हैं, चिराग फिक्र को यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर उम्मीद के चिरागों को जला कर सोते हैं। वो यकीनन ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी माँ के पांव दबा के सोते हैं। हा माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने शेख साहब। और आज से एक नया सिलसिला हम और शुरू कर रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई कहानी है, आपके इर्द गिर्द, हाँ, आपके इर्द गिर्द अगर कोई वाक़या है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपका वाक़या अपने इस शो में ज़रूर बयान करेंगे अपनी ज़बानी। लेकिन आपने हमें कहानी भेजनी कहाँ है, हमसे कनेक्ट कैसे होना है? आपने डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम होगा, और ना चाहेंगे तो नाम नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आप चाहेंगे कि भाई हमारा नाम ना आए लेकिन कहानी हमारी है, तो आपका नाम नहीं आएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।